नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के जरिए अमरावती शहर व जिले सहित संभाग तथा देश व दुनिया के तमाम ताज़ा खबरें पाने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि शहर सहित देश दुनिया की ताज़ा खबरें आप तक पहुँचती रहे। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। स्थानीय प्रशासन द्वारा अमरावती शहर के सभी व्यापारियों के लिए एक बेहद राहत वाली खबर की घोषणा की गई है, जिसके तहत आगामी शनिवार 1 अगस्त से अमरावती शहर में P1 व P2 यानी ऑड इवन संख्या वाला फार्मूला खत्म होकर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान एक साथ खुलेंगे और 1 अगस्त से अमरावती शहर में रात्रिकालीन कर्फ्यू को भी खत्म किया जाएगा। हालांकि इन दुकानों को खुलने की छूट सोमवार से शुक्रवार तक ही होगी और शुक्रवार की शाम 7 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक जनता कर्फ्यू लागू किया जाएगा। इसके तहत शनिवार व रविवार को शहर के सभी व्यापारिक क्षेत्रों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बेहद कड़ाई के साथ बंद रखा जाएगा तथा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा। हालांकि अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी P1 व P2 के नियमों को शिथिल करने के संदर्भ में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके बारे में बहुत जल्द जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी जाएगी। जिलाधीश कार्यालय में जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी देते हुए उपरोक्त जानकारी दी गई है। ज्ञात रहे कि विगत 31 मई तक चले लॉकडाउन के बाद सरकार व प्रशासन द्वारा 5 जून से शहर से जिले में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें शहर से जिले के व्यापारिक क्षेत्रों को सम व विषम संख्या में विभाजित करते हुए अलग अलग हिस्सों की दुकानों को एक एक दिन की आड़ में खुलने की अनुमति दी गई थी। वहीं जुलाई माह से जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक सप्ताह के अंत में 60 घंटों के जनता कर्फ्यू को लागू करते हुए शनिवार व रविवार को नागरिक व व्यापारिक गतिविधियों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। ऐसे में अब केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जारी किए गए दिशा निर्देशों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा घोषणा की गई है कि अब अमरावती शहर में रात्रिकालीन कर्फ्यू पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। साथ ही 1 अगस्त से शहर में P1 व P2 के नियम को रद्द करते हुए शहर की सभी दुकानें रोजाना खुला करेंगी। वहीं जिले को लेकर काफ़ी जल्द निर्णय घोषित किया जाएगा। इसके अलावा इस पत्रकार परिषद में जिलाधीश शैलेश नवाल ने बताया कि अब प्रशासन द्वारा लक्षण विरहित कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत घर पर ही रहकर इलाज कराने की अनुमति दी जा रही है। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश मनपा प्रशासन द्वारा जारी किए जाएंगे। वहीं निजी कोविड अस्पतालों को भी रैपिड टेस्ट करने की अनुमति दी जा रही है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की संख्या को बढ़ाकर 150 किया जा रहा है। यहां इससे पहले 100 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था थी। इस जानकारी के साथ जिलाधीश शैलेश नवाल ने बताया कि इस समय कोविड अस्पताल में 20 कोरोना संक्रमित मरीजों का वेंटिलेटर पर इलाज जारी है और उनके स्वास्थ्य सुधार हेतु डॉक्टरों द्वारा महत्व प्रयास किए जा रहे हैं। वीकेंडचं लॉकडाऊन फक्त शनिवारी रविवारी तेवढंच राहणार आहे। ते जे आहे ते प्रत्येक वीकेंडला आपण ठेवणार आहे आणि P1 P2 जे आहेत ते आपण यामुळे आता 1 ऑगस्टपासून ते आपण बंद ठेवतो आहे। त्याशिवाय आपण आता नवीन प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स, नवीन शासकीय हॉस्पिटल आणि नवीन कोविड केअर सेंटर हे उभारणी आपण केलेली आहे आणि काय प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सला पण आपण ट्रीटमेंटसाठी मान देण्यात आलेली आहे। याशिवाय आपण 1 ऑगस्टपासून होम आयसोलेशनमध्ये सुद्धा भारत सरकारच्या आणि महाशासनाच्या दिलेल्या गाईडलाईन्सप्रमाणे ते आपण सुरू करणार आहे। त्याच्यामध्ये 2-3 दिवस आपण जे एसिम्प्टोमॅटिक पेशंट्स आहे आपल्याकडे त्यांना आपण सुरुवातीमध्ये होम आयसोलेशन, त्याचा घराचा आकार पाहून आणि त्याच्याकडून बंधपत्र आणि 4 प्रकारचे ॲफिडेविट घेऊन ते मुभासुद्धा आपण 1 ऑगस्टपासून प्लॅन करतो आहे। आणि सुरुवातीमध्ये जे 2-3 दिवस लोक आमच्याकडे ऑलरेडी हॉस्पिटलमध्ये आहेत त्याच्यापासून त्याचा आपण एक पाहून करणार आहे। त्याच्यामध्ये मोहल्ला समिती, असिस्टंट म्युनिसिपल कमिशनर याच्या लेवलवरती त्याची पडताळणी होणार आहे आणि फक्त अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रामध्येच अपन याचा प्रयोग प्लान करते हैं। समीपस्थ नई बस्ती बडनेरा स्थित मोदी अस्पताल के रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटर में विगत दिनों अपने थ्रोट स्वैप सैंपल की जांच कराने हेतु पहुंची युवती के साथ यहां के लैब टेक्नीशियन द्वारा बेहद शर्मनाक व अश्लील हरकत किए जाने का मामला उजागर होते ही समूचे बडनेरा परिसर में जबरदस्त रोष व संताप की लहर व्याप्त हो गई और इस मामले में आरोपी लैब टेक्नीशियन सहित उसके सहयोगियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर क्षेत्र के शिवसेना पार्षद ललित झंझाड़ व MIM पार्षद इमरान खान ने मोदी अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। वहीं दोनों पार्षदों के साथ उपस्थित उनके समर्थकों ने अस्पताल परिसर में जबरदस्त तोड़फोड़ की।
संतप्त पार्षदों ने अस्पताल प्रशासन से जानना चाहा कि जब इस अस्पताल में थ्रोट स्वैब सैंपल देने हेतु महिलाएं भी आती हैं तो यहाँ पर महिलाओं के थ्रोट स्वैब सैंपल लेने के लिए कोई महिला लैब टेक्नीशियन क्यों नहीं है और यहाँ पर आरोपी अल्पेश देशमुख जैसे विकृत मनोवृत्ति वाले व्यक्ति को काम पर कैसे रखा गया है। उस संदर्भ में हम आज यहाँ पे पूछताछ के लिए आए रहने के बाद में वहाँ पे डॉक्टर लोग नहीं थे, हमारे को सही हमारे जवाब नहीं मिल रहे थे और उसका निषेध हमने आज व्यक्त किया। यहाँ पहुँच के जब हमने मालूमात ली, डॉक्टर से मालूमात ली, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर से मालूमात ली कि भाई ये जो आपने लोग हायर किए हैं तो इसकी सही तरीके से मालूमात नहीं हुई कि ये लोगों को अर्जेंट में कैसा लिया गया, इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया गया या नहीं लिया गया जो टेस्ट के लिए अपन ने लोग हायर किए और इनके पास में टेक्निकल क्या डिग्री थी जो कोरोना टेस्ट के लिए स्वैब के लिए होनी चाहिए। बता दें कि बडनेरा के मोदी अस्पताल में विगत 28 जुलाई को अमरावती निवासी एक युवती द्वारा अपना थ्रोट स्वैब सैंपल की जांच करवाई गई थी, जहां पर लैब टेक्नीशियन अल्पेश देशमुख ने इस युवती की दिशा भूल करते हुए उसे यूरिनल टेस्ट कराने कहा था और युवती ने आरोपी की बात पर यकीन करते हुए अपनी एक वरिष्ठ महिला सहकर्मी की उपस्थिति में यह सैंपल दिया था। बाद में की गई पूछताछ में पता चला कि कोरोना टेस्ट के लिए ऐसा कोई सैंपल नहीं लिया जाता, जिसके चलते गत रोज इस युवती ने बडनेरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने रात में ही आरोपी लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार करते हुए उसे आज सुबह स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां पर अदालत ने आरोपी को 31 जुलाई तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखे जाने का आदेश दिया है। इस मामले को लेकर अपनी संतप्त प्रतिक्रिया देते हुए जिले की सांसद नवनीत राणा ने कहा है कि अमरावती जिले को महिला सक्षमीकरण का बेहतरीन उदाहरण कहा जा सकता है और यहाँ से देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल निकली हैं। साथ ही आज जिले का सांसद व पालक मंत्री पद भी महिलाओं के पास है। ऐसे में इस तरह की घटना घटित होना अपने आप में बेहद शर्मनाक है। इस पीड़ित युवती को यदि जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो वे महिलाओं के सम्मान हेतु सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगी। वहीं जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने इस मामले को बेहद घृणास्पद व निंदनीय बताते हुए कहा, इस तरह की घटनाओं को कदापि सहन नहीं किया जाएगा और हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना बेहद जरूरी है, ताकि ऐसे विकृत मनोवृत्ती वाले लोगों में कानून का भय पैदा हो। ज्या अमरावतीने आपल्या देशाला पहिला महिला राष्ट्रपती दिली त्या अमरावतीमध्ये अशी घटना घडणं म्हणजे अतिशय धक्कादायक गोष्ट आहे। महिलांचा सन्मान झालाच पाहिजे आणि जो टेक्निशियन त्या ठिकाणी आहे त्या टेक्निशियनला त्याच्यावर कडक कारवाई केलेली आहे। 354 आणि 376 दोन्ही त्या ठिकाणी गुन्हे लावण्यात आलेले आहेत। त्याच्यासोबत इतकी कडक कारवाई केल्या जाईल की पुन्हा कोणी जर विचार केला असं काही करायचा तर तो त्याला खबरदारीच त्या ठिकाणी मिळेल। अजिबात महिलांचा अपमान आणि महिलांच्या छेडछाडीचे प्रकरणं अजिबात सहन केल्या जाणार नाही कोणत्याही हालतीत। इसके अलावा जिलाधीश शैलेश नवाल ने इस मामले को लेकर अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि किसी भी कोरोना संदिग्ध मरीज से इस तरह का सैंपल कभी नहीं लिया जाता। यह बात सभी को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने इस मामले को सीधे सीधे तकलीफ देने और झांसेबाजी का मामला निरूपित करते हुए बताया कि पीड़ित युवती की शिकायत पर संबंधित लैब टेक्नीशियन के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है और आरोपी को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस इस मामले में अपनी ओर से सही ढंग से काम कर रही है। इस मामले को लेकर मनपा के बसपा गुट नेता चेतन पवार ने मोदी अस्पताल का दौरा करने के बाद दैनिक अमरावती मंडल से बातचीत करते हुए कहा कि यह अपने आप में बेहद शर्मनाक व निंदनीय घटना है और मामले की बेहद कड़ाई के साथ जांच होनी चाहिए और जो लोग इस घटना के आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस मामले में बडनेरा पुलिस स्टेशन के थानेदार पंजाब बंजारी ने कहा कि संबंधित शिकायतकर्ता युवती के साथ लैंगिक प्रताड़ना की गई है, जिसके चलते आरोपी लैब टेक्नीशियन के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच जारी है और अदालत में आरोपी को पेश किए जाने के बाद वहां से आरोपी को 31 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश जारी हुए हैं। दिनांक 24 जुलै रोजी वॉलमार्टमध्ये एक पेशंट पॉझिटिव्ह आला। त्या कारणामुळे मनपाच्या लोकांनी त्यांना सांगितले की तुम्ही ही पॉझिटिव्ह पेशंटच्या संपर्कात आलेल्या लोकांनी आपली कोरोना टेस्ट मोदी केअर सेंटरमधून करून घ्या। त्यानुसार 28 तारखेला तिथील 20 लोक टेस्ट करायला आले होते दुपारी 3 वाजता। त्यामध्ये फिर्यादी ही 24 वर्षीय फिर्यादी ही पण होती।
तिच्या नाकातून टेस्ट केली. पहिले त्यांनी सांगितलं त्या आरोपी अल्केश अशोकराव देशमुख राहणार पुसदा वय 28 वर्ष जिल्हा अमरावती याने सांगितले की तुमची टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे. नंतर बोलला की बा तुमच्या योनी मार्गातून आम्हाला हे स्वॅब टेस्ट घ्यायची आहे. त्यानुसार मग तिच्यासोबत असलेली मॅनेजर लेडीज मॅनेजर तिच्या समक्ष आरोपीने त्या फिर्यादी मुलीची योनीतून स्वॅब घेतला आणि 5 मिनिटात सांगितलं तुमची स्वॅब हा निगेटिव्ह आहे. नंतर मुलीला याच्याबद्दल डाऊट आला आणि तिनं तिच्या भावाला सांगितले की अशा प्रकारचे टेस्ट होते का. त्यानुसार तिचा भाऊ हा इरिन दवाखान्यामध्ये विचारायला गेला. त्याने विचारले की बा कोरोनाची टेस्ट कशा प्रकारे घेतात, स्वॅब कुठली घेतात. तर त्याला माहिती भेटली की फक्त कोरोनाच्या टेस्टसाठी हे घशातून आणि नाकातून स्वॅब घेते, खालून युनिटून स्वॅब घेतला जात नाही. त्यानुसार मग त्यांनी रात्री 8 वाजता पोलीस स्टेशनला येऊन रिपोर्ट दिला. रात्री 8 ते 9च्या दरम्यान पोलिसांना रिपोर्ट द्यायला आले. नंतर आम्ही गुन्हा दाखल केला आणि रात्री उशिरा त्या आरोपी अल्केश अशोकराव देशमुख याला आम्ही अटक केली. सध्या तो 31 तारखेमध्ये आमच्या PCR है. स्थानीय फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत मंगलधाम सोसाइटी में गुरुवार 30 जुलाई की सुबह 6 लोगों ने मिलकर एक 50 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियारों से लैस होकर हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त कन्हैया मानिक लीडिया के तौर पर हुई है। वहीं इस मामले में बीच बचाव का प्रयास करने पर मृतक की पत्नी प्रभा कन्हैया लीडिया व उसका बेटा दर्शन लीडिया बुरी तरह घायल हुए हैं। पता चला है कि कन्हैया लीडिया के पास अजय यादव नामक व्यक्ति का गाय भैंसों का तबेला है, जहां का गंदा पानी अक्सर लीडिया परिवार के घर की ओर बहकर आता है। इस बात को लेकर कन्हैया लीडिया व अजय यादव में आए दिन कहासुनी होती थी और गुरुवार की सुबह कन्हैया लीडिया इसी बात को लेकर टोका टोकी करने अजय यादव के तबेले में गए थे, जहां पर अजय यादव सहित 5 अन्य लोगों ने मिलकर कन्हैया लीडिया पर धावा बोला और उसे कुल्हाड़ी व लठ से मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मंगलधाम सोसाइटी पहुंचकर घटनास्थल का पंचनामा किया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु इरविन अस्पताल भिजवाते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यवतमाल जिले की रालेगांव तहसील अंतर्गत कोदुरली श्रीरामपुर गांव में कूलर में पानी भरते समय शॉक लगने की वजह से 3 सगी बहनों की मौत हो गई। यह घटना गुरुवार की सुबह 9:30 बजे के आसपास घटित हुई। मृतक बालिकाओं में 8 वर्षीय रिया गजानन भूसेवार, 6 वर्षीय मृणाली गजानन भूसेवार व 4 वर्षीय संचिता गजानन भूसेवार का समावेश है। घटना के समय इन तीनों बच्चियों के माता पिता खेत में काम करने हेतु गए थे और घर पर तीनों बच्चे अकेले थे। सुबह 9:30 बजे के दरमियान 8 वर्षीय रिया कूलर में पानी भर रही थी और उसे अचानक शॉक लगा, जिसके चलते उसकी दोनों छोटी बहनें मृणाली व संचिता उसकी ओर भागी और इन दोनों बच्चियों को भी बिजली का जोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से इन तीनों बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। समीपस्थ परतवाड़ा से चिखलदरा के बीच बनाए जा रहे 4 लेन हाईवे परियोजना का काम कर रहे ठेकेदार कंपनी के मैनेजर व मजदूरों पर गत रोज युवा स्वाभिमान पार्टी के मेलघाट विधानसभा प्रमुख उपेंद्र बछले सहित पार्टी के अन्य 5-6 लोग कार्यकर्ताओं ने प्राणघातक धावा बोला। अचानक हुए इस हमले में परियोजना का ठेका रहने वाली जानदू कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर ज्ञानेंद्र चौधरी सहित कुछ मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस मामले की जानकारी मिलते ही परतवाड़ा पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर उपेंद्र बछले सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में कुल 6 लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने का मामला भी दर्ज किया गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि जिले की सांसद नवनीत राणा व युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक व विधायक रवि राणा के नाम का प्रयोग करते हुए उपेंद्र बछले व कुछ अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा विगत अनेक दिनों से इस सड़क का निर्माण कर रही ठेकेदार कंपनी के अधिकारियों से धन उगाही करने का प्रयास किया जा रहा था और आए दिन कंपनी के लोगों को डराते धमकाते हुए करीब 80 लाख रुपयों की मांग की जा रही थी। कहा जा रहा है कि गत रोज इसी के चलते युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने संबंधित कंपनी के लोगों पर प्राणघातक हमला करते हुए यहां पर काम बंद करवाने का प्रयास किया। बीती शाम से अमरावती शहर से जिले में लॉकडाउन के संदर्भ में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें किसी सरकारी कार्यालय जैसे स्थान पर बैठा एक व्यक्ति मीडिया के सामने लॉकडाउन के अगले चरण को लेकर नए दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी देता नजर आ रहा है। इस वीडियो में संबंधित व्यक्ति द्वारा कहा जा रहा है कि आगामी 1 अगस्त से 4 अगस्त तक लगातार लॉकडाउन जारी रहेगा। साथ ही अब रविवार की बजाय शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहा करेगा। इसमें यह उल्लेखनीय है कि इस अधिकारी द्वारा यह जानकारी हिंदी में दी जा रही है, जिसका सीधा मतलब है कि यह वीडियो किसी हिंदी भाषी राज्य से संबंधित है और इसका अमरावती सहित महाराष्ट्र के किसी अन्य जिले से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ऐसी जानकारी अमूमन मराठी भाषा में ही दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अमरावती में पहले से ही शनिवार व रविवार का जनता कर्फ्यू लागू किया गया है और इस अधिकारी द्वारा रविवार की बजाय शनिवार व रविवार को जनता कर्फ्यू लागू की जाने की बात की जा रही है।
ऐसे में पहली नज़र में ही यह साफ हो जाता है कि इस वीडियो का अमरावती शहर से कोई वास्ता नहीं है। सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहे इस वीडियो के संदर्भ में जब दैनिक अमरावती मंडल ने यहाँ के जिलाधीश शैलेश नवाल से जानकारी हेतु संपर्क किया तो जिलाधीश नवाल ने बताया आज सुबह ही उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जिलाधीश नवाल के मुताबिक इस वीडियो का अमरावती शहर से जिले से कोई वास्ता नहीं है और स्थानीय प्रशासन द्वारा इस तरह का कोई दिशा निर्देश भी जारी नहीं किया गया है। जिलाधीश नवाल ने सभी अमरावती वासियों से आह्वान किया है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में कही गई बातों पर कतई विश्वास न करें। वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमरावती शहर व जिले को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा गुरुवार की शाम स्वतंत्र तौर पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अमरावती जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब 2000 के स्तर को पार कर गया है। गुरुवार को अमरावती में कुल 97 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते अब यह आंकड़ा बढ़कर 2054 पर जा पहुंचा है। इसके साथ ही 40 अन्य मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी हाथ लगी है, किंतु इन 40 मरीजों के कोरोना संक्रमित रहने की प्रशासन द्वारा फिलहाल तक पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि गत रोज अमरावती में रिकॉर्ड 119 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। यह अमरावती में कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद एक दिन के दौरान मिलने वाले मरीजों की सर्वाधिक संख्या रही। यहाँ यह विशेष उल्लेखनीय है कि जुलाई माह की शुरुआत में अमरावती में कोरोना के कुल 600 मरीज थे और जारी माह के दौरान ही यह आंकड़ा उछाल भरते हुए 2000 के स्तर को पार कर गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जुलाई माह में ही कोरोना के 1400 मरीज पाए गए हैं। वहीं 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहने के दौरान अमरावती शहर से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 225 के आसपास थी और लॉकडाउन के प्रतिबंधों को शिथिल किए जाते ही कोरोना संक्रमण ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। इस दौरान अमरावती शहर से जिले में 54 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। समीपस्थ धामनगांव पुलिस थाना क्षेत्र के जूना धामनगांव स्थित वैभव लक्ष्मी नगर परिसर में बीती रात 1:30 बजे के करीब एक 32 वर्षीय महिला की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। साथ ही इस वारदात में इस महिला के 11 वर्षीय पुत्र को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिस पर फिलहाल नागपुर में इलाज जारी है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का अपराध दर्ज करते हुए अज्ञात आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी गई है। मृतक महिला की शिनाख्त गीता रेवन अंबाडरे के तौर पर की गई है। वहीं उसके बेटे का नाम रविंद्र अंबाडरे बताया गया है। यह महिला वैभव लक्ष्मी नगर में विगत 8 वर्षों से रह रही थी और बकरियां चराकर मजदूरी के भरोसे अपना भरण पोषण करती थी। बीती रात किसी अज्ञात आरोपी ने इस महिला के घर पर हथियारों से लैस होकर धावा बोला और उसे कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतार दिया। साथ ही इस महिला के 11 वर्षीय बेटे को भी रास्ते से हटाने के लिए उस पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिसके चलते रविंद्र अंबाडरे बुरी तरह घायल हो गया। विगत मंगलवार की रात स्थानीय गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के शेगांव परिसर में छोटे भाई ने हमेशा ही शराब के नशे में धुत रहकर झगड़ा करने वाले अपने बड़े भाई को सब्बल मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले में मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने छोटे भाई के अलावा मृतक के माता पिता व बहन को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि विगत मंगलवार को प्रफुल्ल ससाने नामक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई राहुल सुभाष ससाने को सब्बल मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस बारे में अपने कबूलिया बयान में सुभाष ससाने ने बताया था कि उसका बड़ा भाई अक्सर ही शराब पीकर अपने घर परिवार में झगड़ा फसाद किया करता था और घटना वाले दिन भी किसी बात को लेकर काफ़ी झगड़ा कर रहा था, जिसकी वजह से उसने तैश में आकर अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले में मृतक राहुल ससाने की पत्नी द्वारा दी गई शिकायत पर गाड़गनगर पुलिस ने राहुल ससाने के माता पिता और उसकी एक बहन को भी गिरफ्तार किया है। स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना परिसर में एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि उसके परिचय में रहने वाली ब्यूटिशियन महिला ने उसकी कुछ तस्वीरों को धोखे से निकाला और उन्हें मॉर्फिंग करते हुए अश्लील स्वरूप दिया। इसके बाद इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देते हुए अनवर हुसैन नामक व्यक्ति ने उसके साथ अनेकों बार जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किए और अनवर हुसैन सहित उस महिला ने उसे ब्लैकमेल करते हुए करीबन 4 लाख रुपए भी ऐंठे। इस शिकायत में इस महिला ने बताया कि वह 1 वर्ष पूर्व ताजनगर परिसर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक अन्य महिला के यहाँ चेहरे की मसाज करने हेतु जाया करती थी, जहाँ पर इस ब्यूटिशियन महिला ने उसे भरोसे में लेकर उसकी कुछ तस्वीरें हासिल की और उसकी पैराडाइज कॉलोनी परिसर निवासी अनवर हुसैन महमूद हुसैन नामक व्यक्ति से मुलाकात करवाई। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर उसकी कुछ तस्वीरों को अश्लील तौर पर मॉर्फ करते हुए इन तस्वीरों को उजागर नहीं करने की एवज में उससे करीबन 5 लाख रुपए ऐंठे। साथ ही अनवर हुसैन ने इन्हीं तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ जबरन 3 से 4 बार दुष्कर्म किया। इस शिकायत के आधार पर नागपुरी गेट पुलिस थाने ने अनवर हुसैन व ब्यूटिशियन महिला के खिलाफ
बलात्कार संबंधी धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। गाय के दूध को 10 रुपये प्रति लीटर अनुदान, दूध पाउडर के निर्यात को 50 रुपये प्रति किलो के अनुदान दिए जाने के साथ ही दूध की खरीदी का दर 30 रुपये प्रति लीटर किए जाने की मांग को लेकर आगामी 1 अगस्त को भाजपा महायुति द्वारा समूचे राज्य सहित अमरावती जिले में महा एल्गार आंदोलन किया जाएगा। इस अहिंसात्मक आंदोलन के तहत अमरावती जिले में जगह जगह पर रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी भाजपा की जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी द्वारा दी गई है। संदर्भ में बताया गया है कि राज्य की महाविकास आघाड़ी द्वारा किसानों और दूध उत्पादकों की समस्याओं की ओर कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते भाजपा की ओर से विगत 31 जुलाई को ही राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था, लेकिन सरकार की ओर से ऐसे मामले में कोई कदम नहीं उठाए गए और अब 1 अगस्त को भाजपा की ओर से समूचे राज्य में दूध संकलन केंद्रों पर आंदोलन करने के साथ ही जगह जगह पर रास्ता रोको आंदोलन भी किया जाएगा। विगत दिनों स्थानीय मनपा को करीब 75 लाख रुपयों का चूना लगाने का प्रयास करने के मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों संदीप रायकवार व अनूप सारवान की पुलिस कस्टडी रिमांड को स्थानीय अदालत द्वारा बढ़ा दिया गया है। इन दोनों आरोपियों को विगत 27 जुलाई की दोपहर अदालत परिसर से गिरफ्तार किया गया था और 28 जुलाई को उन्हें स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया था। पश्चात अदालत ने इन दोनों आरोपियों को पूछताछ हेतु 30 जुलाई तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश दिए थे। आज पीसीआर की अवधि समाप्त होने पर इन दोनों आरोपियों को एक बार फिर स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां पर इनकी पीसीआर अवधि बढ़ाए जाने की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और अब इन दोनों आरोपियों को आगामी 3 अगस्त तक आर्थिक अपराध शाखा की पुलिस कस्टडी में रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय मनपा कर्मियों के कामगार संगठन ने अपने प्रस्तावित काम बंद आंदोलन को पीछे ले लिया है। बता दें कि विगत कुछ दिनों से स्थानीय मनपा कर्मियों द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर मनपा प्रशासन के साथ असहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए काले फीते लगाकर काम किया जा रहा था। साथ ही गुरुवार 30 जुलाई से काम बंद आंदोलन करने के बारे में सूचित किया गया था। इस संदर्भ में कामगार संगठनों के साथ मनपा प्रशासन की एक बैठक हुई, जिसमें दोनों ओर से सकारात्मक चर्चा हुई और कामगार संगठन के पदाधिकारियों ने अपने काम बंद आंदोलन को पीछे लेने के संदर्भ में निर्णय घोषित किया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।